हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ I10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है, दो एडिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके अंदर नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग पिछली वीडियो में क्या बात की थी कि जब दो वेक्टर हैं वो दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड करेंगे, है ना। लेकिन मोर देन टू वेक्टर हों तब किस तरीके से ऐड करेंगे, उस बात पे बात करेंगे आज। ठीक है ना। तो चलिए, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर। दो वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं वो तो अच्छे से पिछली वीडियो में आप समझ चुके हैं, है ना। उनको माइनस भी करना समझ चुके हैं। लेकिन दो से ज़्यादा वेक्टर हैं तब किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है ना। सपोज देखिए, अरेंज ऑफ ऑल वेक्टर such that tail of next vector should be coincide with head of previous vector। कि जितने भी हमारे पास वेक्टर हैं, मोर देन टू वेक्टर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी वेक्टर हैं उस तरीके से अरेंज करो कि जो नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है उसका जो टेल है वो उससे जस्ट पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। Then their net resultant is represented by a additional vector from tail of first vector to head of last vector। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जिस तरीके से सपोज दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, सॉरी दिस इज द B vector, correct, and this is the C vector, correct, and this is the D vector। ठीक है, ये एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जहां A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड दिस इज द C वेक्टर, दिस इज द D वेक्टर। यदि आपको A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर फाइंड करना है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो जिनका जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारा मोटिव है R की वैल्यू फाइंड करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप लोग। देखिए, उसने बोला है कि ऑल वेक्टर को इस तरीके से अरेंजमेंट करो कि जो एक वेक्टर है, इस जो नेक्स्ट वेक्टर है उसके पहले वाली जो टेल है उसके पहले वाले वेक्टर के साथ हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं ए को ले रहा हूं फर्स्ट वेक्टर। ठीक है, ए इज द फर्स्ट वेक्टर, ए वेक्टर, करेक्ट। नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए के बाद बी। नेक्स्ट कौन सा है, बी। तो बी की टेल शुड बी कोइंसाइड विद द हेड ऑफ प्रीवियस वेक्टर। प्रीवियस बी के से प्रीवियस वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। तो ए के हेड से बी की टेल कोइंसाइड करना चाहिए। तो बी की टेल को यहां रखो, ठीक है, बी की टेल को यहां रखो और बी को बना दो। दिस इज द बी वेक्टर। नेक्स्ट अब देखो, बी के बाद कौन सा है, सी वेक्टर। अब सी की
टेल बी के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए। देखिए एनी वी कैन डिस्प्लेस ऑफ ए वेक्टर एनीवेयर विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में बिना चेंज किए मैं वेक्टर को कहीं भी रिप्लेस कर सकता हूं। ये आप अच्छे से जानते हैं, पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। अब सी की बात कर रहा हूं। सी को उठा के इस तरीके से रखो, सी की टेल शुड कोइंसाइड विथ हेड ऑफ बी, विथ हेड ऑफ बी, तो यहां पर आ जाएगा। तो ये टेल हो गया और सी कितना है इस तरीके से, मीन्स दिस इज द सी वेक्टर, करेक्ट। सी के बाद कौन सा है, डी। अब डी की टेल सी के हेड से मैच कराना चाहिए। डी की टेल शुड कोइंसाइड विथ हेड ऑफ सी, हेड ऑफ सी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डी, ये क्या हो जाएगा, डी वेक्टर, ठीक है। ये टोटल अरेंजमेंट हो गया, सारे वेक्टरों को आपने अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, शुड, जैसे कि टेल ऑफ नेक्स्ट वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, बी वाला है, बी वाला नेक्स्ट वेक्टर है, इससे इसकी टेल इससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, हो रहा है। सी की टेल इससे पहले वाले बी के साथ बी के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हो रहा है। डी की टेल इससे पहले वाले सी वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, करेक्ट। इतना होने के बाद जब इनका टोटल रिजल्टेंट होगा वो एक एडिशनल वेक्टर के साथ, एडिशनल वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि एडिशनल वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। ए वेक्टर से टेल से स्टार्ट होगा, ए वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, और लास्ट वेक्टर की हेड तक चलेगा इस तरीके से। दिस इज द आर वेक्टर, दिस इज द आर वेक्टर। सिंपल, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। सिंपल आपको अरेंजमेंट करना है इसी तरीके से कि जो एक वेक्टर है उसकी हेड उससे पहले वाले वेक्टर के एक वेक्टर है उसकी टेल उसके पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड करो। इसी तरीके से सारे वेक्टरों को अरेंजमेंट करो। अरेंज करने के बाद उन सब का टोटल रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा एक एडिशनल वेक्टर के द्वारा। जो एडिशनल वेक्टर होगा वो सबसे फर्स्ट वाला जो वेक्टर होगा उसकी टेल से स्टार्ट होके जो लास्ट वाला वेक्टर होगा उसकी हेड तक चलेगा। दिस इज द आर वेक्टर। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है ना। दिस इज द मेथड टू एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, मैं वीडियो पॉज करके आप लिखते चलिए, मैं आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज द ए वेक्टर, ठीक है ना, प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस सी वेक्टर। देयर आर थ्री वेक्टर्स, ठीक है, जिनको हम जोड़ ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, पहले करो ए को रखो, ए इज द इनर्शियल फर्स्ट वेक्टर, सिंपल। अब इससे आगे वाला कौन सा है, बी वेक्टर, ठीक है ना। तो बी वेक्टर की टेल इससे पहले यानी ए के हेड से कोइंसाइड करना चाहिए, यानी कि बी की टेल को इसके हेड पर रख दो इस तरीके से। दिस इज द बी वेक्टर, सिंपल, ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट वाला वीडियो, नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, सी। तो सी की टेल बी के इससे पहले वाले वेक्टर यानी बी के हेड के साथ कोइंसाइड करना चाहिए, रख दो। टेल सी की टेल बी के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, सिंपल, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द सी वेक्टर, सिंपल हो गया। सारे वेक्टर जितने भी थ्री वेक्टर थे आपने इस तरीके से अरेंज कर दिए। अब इसका रिजल्टेंट किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगा, एक एडिशनल वेक्टर के द्वारा, जो कि फर्स्ट वेक्टर होगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर की हेड तक जाएगा, सिंपल। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर की कहाँ तक जाएगा, हेड तक। दिस इज द आर वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज द आर वेक्टर। आर क्या है, आर वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा थर्ड एग्जांपल ले लीजिए। दिस इज द ए वेक्टर
दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज द सी वेक्टर, दिस इज द सी वेक्टर। तो आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। कैसे निकालोगे? आर की वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है ना, आर की वैल्यू फाइंड करना है। तो अरेंजमेंट करो, सिंपल। पहला वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर, ए वेक्टर सिंपल। अब बी वेक्टर कौन सा है? बी वाला, ये बी की टेल एक के हेड से कौन साइड करना चाहिए? इस तरीके से, मीन्स दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है ना, बी वेक्टर, करेक्ट। अच्छा, इधर देखो, अब क्या करना है? सी वेक्टर, सी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर की हेड, वो जो टेल बी के हेड से कौन साइड करना चाहिए? इस तरीके से। तो यहाँ से सपोज करो ये जो सी वेक्टर है ये यहाँ पे आके ए के टेल के साथ सी वेक्टर का जो हेड है वो कोइंसाइड कर गया, यानी कि मैच कर गया, ठीक है ना। अब बताइए, आपने इन तीनों वेक्टरों को अरेंज कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे बताइए, आर नेट रिजल्टेंट आर कहाँ पे बनाओगे? फर्स्ट वेक्टर कौन सा है? ए के टेल से लेके लास्ट वेक्टर कौन सा? सी के हेड तक। लेकिन यहाँ तो कोई स्पेस है नहीं, ये खुद ही अपने आप ही कोइंसाइड कर गए, है ना, कॉमन पॉइंट पे आ गए, ए की टेल पे ही आके सी का हेड मैच कर गया। आर के लिए अब कोई स्पेस बचा ही नहीं, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट हो गए दोनों, टेल ऑफ ए वेक्टर और हेड ऑफ सी वेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे हो गए। इसका मतलब आर तो आप यहाँ बना ही नहीं सकते। मीन्स इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट आप बना ही नहीं सकते। मीन्स नेट रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर वेक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। सिंपल। यहां से पता चला कि जब भी जितने भी मोर देन 2 वेक्टर हैं, जब इस तरीके से अरेंजमेंट करने के बाद वे एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं। ये क्या बना रहा है? क्लोज ट्रायंगल बना रहा है। इसी तरीके अगर ये 4 वेक्टर होते यहाँ क्लोज रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाता, यानी क्लोज पॉलीगन बनाएगा, तब तक उनके नेट रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्लोज पॉलीगन बना रहा है तो क्या हो जाएगी? नेट रिजल्टेंट की वैल्यू 0। यहां से इस बात को लिख सकते हो कि हेंस आफ्टर अरेंज ऑफ ऑल वेक्टर in same order if all vectors are form a close polygon then their net resultant is always 0। कैसा होगा? 0 होगा, हमेशा कैसा होगा? 0 होगा। अगर अरेंजमेंट करने के बाद वो एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जिस तरीके से ये वाला है, ठीक है, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ये देखिए इस तरीके से है। अगर एक और वेक्टर यहाँ पे ऐड कर दूँ, एक वेक्टर और ऐड कर दूँ यहाँ पे, प्लस डी वेक्टर, ठीक है। अब इनको ऐड करो, अरेंज करो सेम वे में।
पहले ए वेक्टर रखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, है ना, अगेन सी वेक्टर, उसके बाद डी वेक्टर। अब बताइए, क्लोज पॉलीगन हो गया, है ना, स्क्वायर बन गया एक। इसका मतलब इसका जब रिजल्टेंट लिखोगे यहाँ पे रिजल्टेंट कैसा रहेगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हो आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इजकल टू 0, सिंपल, ठीक है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए, सपोज करो हेक्सा जो देयर आर 6 वेक्टर विच आर रिप्रेजेंटेड हेक्सागोनल साइड्स, हेक्सागोनल साइड, जैसे कि देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर इनर्शियल पॉइंट, इनर्शियल वेक्टर, उसके बाद बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर, यानी कि इनर्शियल वेक्टर कौन सा है, ए, और लास्ट कौन सा है, एफ वेक्टर, ठीक है। तो एफ वेक्टर का जो हेड है इनर्शियल वेक्टर ए की टेल के साथ कॉन्सल्ट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों का, इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर, यानी कि क्लोज पॉलीगन बन रहा है, सिंपली क्लोज पॉलीगन बन रहा है। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ठीक है, इजकल टू 0, सिंपल। आई होप अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी मोर देन 2 वेक्टर हैं, जब उनको इस तरीके से ऑर्डर करने के बाद अगर वो क्लोज पॉलीगन फॉर्म करते हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट शुड बी ऑलवेज भी 0, ठीक है ना। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, नोट डाल के लिखिए, नोट, इफ n coplanar vectors of equal magnitude are at equal angular separation means 3 equal separation, then their net resultant is always 0 या नल वेक्टर, ठीक है ना। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर n वेक्टर हैं, सपोज करो एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ 3 वेक्टर 3 कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, 3 कोप्लेनर वेक्टर हैं, एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज n की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यहाँ से सपोज करो ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं वेक्टर, ठीक है ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। एक कंडीशन है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजकल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजकल टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, यो जो
सेपरेशन इन ए और बी के बिटवीन एंगल कितना है थीटा, एंड ऑल्सो बी एंड सी के बिटवीन एंगल कितना है थीटा, एंड ऑल्सो ए एंड सी के बिटवीन एंगल कितना है थीटा, यानी कि थीटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन तब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू 0, हमेशा मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और उन वेक्टरों के बिटवीन एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब उनका जो समेशन होगा, एडिशन होगा, तो कितना होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इजकल टू 0। अब मुझे बताइए कि 3 वेक्टर हैं, अब 3 वेक्टर के बिटवीन ये इक्वल एंगल है तो कितना होना चाहिए, इक्वल एंगल है, 3 वेक्टर हैं तो ये पूरा सर्कल है, वो पूरा सर्कल कितना होता है, अगर थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें, थीटा इजकल टू पूरा कितना होता है 360, लेकिन मुझे 3 पार्टों में डिवाइड करना है, डिवाइड बाई 3, यानी कि n की वैल्यू रख दो, यानी कि 360 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, थीटा इजकल टू 120 डिग्री। यानी कि जब 3 वेक्टर एक दूसरे से 120 एंगल पे एक्ट हो रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देन देयर नेट रिजल्टेंट ऑलवेज विल बी 0, हमेशा कैसा रहेगा 0। एग्जाम्पल दूसरा देखो, अगर एग्जाम्पल देखेंगे, अगर 4 ले लो, n की वैल्यू 4, यानी कि 4 कोप्लेनर वेक्टर, यानी कि n इजकल टू 4 है ना, n इजकल टू 4, तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, थीटा इजकल टू 360 अपॉन 4 कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि 4 वेक्टर हैं इस तरीके से। दिस इज द ए वेक्टर, ये ले लो बी वेक्टर, ये क्या है सी वेक्टर, ये क्या है डी वेक्टर, इनके बिटवीन एंगल कितना आ रहा है 90, ये कैसा है 90, ये कैसा है 90, और ये कैसा है 90, ठीक है। इफ ए वेक्टर का मॉड इजकल टू बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इजकल टू डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सबका मैग्नीट्यूड कैसा है इक्वल है, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर कितना होगा 0, हमेशा। कंडीशन 2 अप्लाई होना है आपको, एक तो मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दूसरा एंगल सभी के बिटवीन कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और कोप्लेनर की बात हो रही है, याद रखना कोप्लेनर, ठीक है। कोप्लेनर मीन्स जितने भी वेक्टर हैं, जो n वेक्टर हैं, वो एक प्लेन में लाई कर रहे हो, लाइक दैट दीज आर 2 वेक्टर, तो दिस इज द अ प्लेन, बोर्ड इज द अ प्लेन, तो बोर्ड में जितने भी वेक्टर लाई करें, एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर यहाँ सपोज करो इधर लग गया, तो दिस इज द कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। ये पसंद समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके नोट करते चलिए, आगे चलता हूँ। नोट, एडिशन of 2 vector एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, नो ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज lie in same plane, of a वेक्टर एंड बी वेक्टर। पहली बात देखिए, ए वेक्टर जो है, 2 वेक्टर हैं, हमेशा कोप्लेनर रहेंगे। ए वेक्टर ये आपको बता दिया गया है पिछले वीडियो में अच्छे से, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है ना। अब ए वेक्टर बी वेक्टर जब इनको ऐड करोगे, ठीक है, जब ऐड करोगे तो किस तरीके से करोगे, ए वेक्टर को रखोगे, उसके बाद बी वेक्टर की टेल ए के हेड से मैच कराओ, इस तरीके से रखोगे, दिस इज द बी वेक्टर, ठीक है ना।
अब इसका एडिशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा, एडिशन फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक, दिस इज द आर वेक्टर, ठीक है। उसने भी बोला है, देखिए पहली बात आप इतना अच्छे से समझ चुके हो कि जब दो वेक्टर हैं, ठीक है, दो वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं हमेशा। अगर इस तरीके से है तो इनका प्लेन कौन सा है, ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है तो कोप्लेनर है, बोर्ड वाला प्लेन हो गया। अगर ये इस तरीके से हो गए तो ये वाला प्लेन हो जाएगा। अगर क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, इनको इस तरीके से कर दिया तो ये प्लेन हो जाएगा, ठीक, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब दो वेक्टर ऑलवेज आर द कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। उसने बोला है कि जब दो वेक्टर को आप ऐड करोगे ना तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो जिस प्लेन में जो ए वेक्टर बी वेक्टर ऐड किए हैं वो लाई कर रहे हैं उसी प्लेन में आर वेक्टर रहेगा। मींस ये बोलना चाह रहा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर आर कोप्लेनर, ये तीनों कोप्लेनर रहेंगे। जिस प्लेन में ए बी है उसी प्लेन में आर की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है ना। नोट सेकंड, सम ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, इस लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सम ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव मीन्स अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसके बाद सी वेक्टर में ऐड कर रहे हैं, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड किया पहले उसके बाद ए को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। इस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करता है। थर्ड वाला क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव मीन्स अगर आपने ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर किया है तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो इक्वल नहीं आएगा, इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट 4, इसी तरीके सब्ट्रैक्शन वेक्टर इज नॉट एसोसिएट, ठीक है। इसका मतलब जब ए माइनस बी करोगे उसके बाद माइनस सी करोगे उसके बाद ए वेक्टर, अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद ए में से माइनस करोगे वो दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, ठीक है, तो दिस इज द टोटल अबाउट द एडिशन ऑफ वेक्टर। जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा दो वेक्टर हैं उनको किस तरीके से ऐड करेंगे, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अच्छे समझे। अगर मोर देन 2 वेक्टर हुए उनको किस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है, वो इस वीडियो में आप अच्छे से समझा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझे जो कि नीट और जेईई मेंस में डायरेक्ट पूछते हैं, जैसे कि कुछ वेक्टर दे रखा है, उसने पेंटागन एक पॉलीगन बना के दे रखा है, उसने बोला है कि पेंटागन की जो भी साइड हैं वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है, वेक्टर से रिप्रेजेंट किए गई हैं, तो उनकी जो साइड का वेक्टर समेशन निकालिए। तो आपको पता है क्लोज पॉलीगन है मीन्स उनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से वो फोकस कर सकता है नीट में और जेईई मेंस में, ठीक है, एडवांस में नहीं करेगा। तो दिस इज द टोटल अबाउट द समेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फोकस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, जब दो वेक्टर होते हैं उनको किस तरीके से प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं पर स्टॉप रखते हैं, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।